हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ी थी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप में। सबसे पहले हमने पढ़ा था मरुस्थलीय मैदानों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मरुस्थल के प्रमुख प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है हमदा। हमदा किसे कहते हैं? तो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? हमदा कहते हैं, जो कि पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर में है। दूसरा रेग की बात करें तो एक मिश्रित मरुस्थल है जो हमदा के चारों ओर पाया जाता है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में आता है। ठीक है। तीसरा इर्ग की बात करें तो इसे संपूर्ण मरुस्थल व महान मरुस्थल भी कहा जाता है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आते हैं। तो ये राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार है। सबसे पहले हमदा, दूसरा रेग और तीसरा इर्ग। सबसे पहले अगर बात करें लघु मरुस्थल की तो कच्छ रण गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल को लघु मरुस्थल की क्या दी गई? संज्ञा दी गई है। अब थार के मरुस्थल के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर बात करें तो सबसे पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश, जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर जहां पर क्या होती है? वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शुष्क रेतीला प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करें 25 से 50 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है, वो कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क रेतीला व अर्ध शुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 250 मिलीमीटर विभाजित करती है। तो ये भी चीज अपन को याद रखनी है। दूसरा पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थल या शुष्क रेतीला प्रदेश या राठी प्रदेश भी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर या 250 मिमी वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित प्रदेश जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो कौन सा है? शुष्क रेतीला प्रदेश। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का क्या करती है? निर्धारण भी करती है। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि 41.50% पाया है। दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो 58.50%। सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करेंगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो शुष्क रेतीले प्रदेश का वह भाग जहां बालू का स्तूप दोहरे नहीं पाए जाते, मतलब ऐसा रेतीला प्रदेश जहां पर दोहरे नहीं पाए जाते, वो कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें कैसी है? परतदार या अवसादी चट्टानें। शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार की बात करें तो जैसलमेर में सर्वाधिक है, बाड़मेर और जोधपुर में ये पाया जाता है। उसके बाद में मगरा की बात करें, बालोतरा, बाड़मेर से पोखरण, जैसलमेर के मध्य स्थित अवशिष्ट जो पहाड़ियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा। उसके बाद में आगे बात करें लांटी सीरीज। अब लांटी सीरीज कहते हैं किसे? जैसलमेर से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक भूगर्भीय जल पट्टी को हम क्या कहते हैं? लांटी सीरीज। जैसलमेर में ट्रियासिक युगीन अवसादी चट्टानों का जमाव है, जो मीठे जल की पट्टी व स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है। सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम है लस्यूरिस चिड़ीकुश। लस्यूरिस चिड़ीकुश। सेवन घास को स्थानीय भाषा में लिलोन भी कहा जाता है। सेवन घास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लिलोन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो लाठी सीरीज घास है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है चांदन नलकूप की बात करें तो लांटी सीरीज में जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप, जहां से आसपास के क्षेत्र में क्या होती है? जलापूर्ति होती है। इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा। और ये एक भूगर्भीय जल पट्टी का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। उसके बाद में आकल गांव, जो कि जीवाश्म पार्क है। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क, जहां पर जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के क्या मिले? अवशेष मिले। उसके बाद में कुलधरा गांव की बात करें तो बालू का मुक्त प्रदेश में स्थित जैसलमेर का वह गांव जहां से वेल मछली या डायनासोर के क्या मिलते हैं? हमें अवशेष मिले। कुलधरा ग्राम में राजस्थान के पहले कैक्टस गार्डन की भी स्थापना की गई। कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो कुलधरा ग्राम में। दूसरा जो पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो शुष्क रेतीले प्रदेश में स्थित वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है, जहां पर बड़े बड़े दोहरे पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल बालू रेत रेतीली बलुई मृदा से निर्मित लहरदार स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालू का स्तूपों के मध्य मार्ग को कारवा कहा जाता है या घासी कहा जाता है। कारवा या घासी कहा जाता है, जहां से ऊंटों का समूह गुजरता है। और ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। विशेषता की बात करें तो ईर्ग हो गया, बालू का स्तूप हो गया और खड़ी इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। बालू का स्तूपों के वर्गीकरण की बात करें तो मेकी ने सन 1989 में बालू का स्तूपों को 8 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला जो था अनुदेद्रीय या पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप की बात करें तो पवन की दिशा के समानांतर या अनुदिश निर्मित होने के वाले बालू का स्तूप को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 10 मीटर होती है। ये सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर व बाड़मेर में पाए जाते। तो ये चीज अपन को याद रखनी। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है और ये रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू व झुंझुनू जिलों में पाए जाते। उसके बाद में बरखान या बरचान की बात करें तो वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकल बालू का स्तूप बरखान या बरचान कहलाता है।
इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर की 20 मीटर, चौड़ाई जो होती है 100 से 200 मीटर होती है। ये बालेरी, चूरू, ओसिया, जोधपुर और शिखर बाड़मेर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो बरखान या बरसान मरुस्थल। उसके बाद में अगर बात करें तो आगे जो है तारा बालूका स्तूप की बात करें तो ये जो बालूका स्तूप तारे के समान दिखाई देते हैं, तारा बालूका स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है और ये सोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में पैराबोलिक बालूका स्तूप की बात करें, ये बालूका स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। पैराबोलिक जो होते हैं संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति परवलयाकार अर्धचंद्राकार होती है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है और ये बालूका स्तूप सर्वाधिक बीकानेर जिले में बनते हैं। सब्र काफिस की बात करें, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप को सब्र काफिस भी कहा जाता है और ये संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेटवर्क बालूका स्तूप की बात करें, हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य एक श्रृंखला में पाए जाने वाले बालूका स्तूप जो है नेटवर्क बालूका स्तूप कहलाते। अवरोधी बालूका स्तूप की बात करें, अवरोधी जो बालूका स्तूप किसी अवरोध के कारण बनते हैं। उसके बाद में पलाया झील की बात करें तो जो पलाया ये बालूका स्तूप है, बालूका स्तूप ठीक है ना, यहाँ से जल है ठीक है, तो ये वर्षा जल दलदली क्षेत्र होता है और कृषि ठीक है, नमकीन झील होती है और अस्थायी झील। ये झील केंद्रमुखी जल प्रवाह से लाभान्वित है। पलाया झील थार के मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि जहां वर्षा जल एकत्रित होने से बनी अस्थायी झील का क्या करती है, निर्माण होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर में ठीक है। खारे पानी की पलाया झील को सैलिनास भी कहा जाता है। पलाया झीलों में वाष्पीकरण के कारण लवणों की मात्रा में वृद्धि वाले क्षेत्र क्षारीय क्षेत्र या कलर भूमि कहलाती है। उसके बाद में दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित वह भूभाग जहां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्धशुष्क प्रदेश का जो विस्तार है शुष्क रेतीला मैदान या अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाया जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्धशुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। उसके बाद में पढ़ेंगे अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की बात करें 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अर्धशुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है और उत्तरी सीमा का जो निर्धारण है वो गग्गर नदी करती है। कौन करती है, गग्गर नदी। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है, गग्गर